हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गजब। तो फिर से लाया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है द हिच हाइकर। एंड अगेन फ्रेंड्स, ये स्टोरी भी द स्पूकी स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिल से ली गई है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द हिच हाइकर। ये उन दिनों की बात है जब मैं डिस्ट्रिक्ट चंबा हिमाचल प्रदेश में पोस्टेड था, सेक्शन ऑफिसर, वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में। मुझे यहाँ पर आए अभी 2 साल ही हुए थे, पर मैं ज़्यादा बाहर घूमने वाले लोगों में से बिल्कुल नहीं था। मुझे याद है जब मेरे पास एक सुबह जीवन राम, जो वहाँ का तहसीलदार था, वो आया था। वो अपनी बड़ी बेटी की शादी का न्योता देने आया था। उसके हाथ में शादी का कार्ड और एक मिठाई का डिब्बा था। वह नमस्ते की मुद्रा में सिर झुका के खड़ा था। तब मैंने कहा, अरे अरे जीवन राम जी, आइए आइए और बताइए आप कैसे हैं। जी मैं ठीक हूँ, ऊपर वाले की कृपा से। आप बताइए सर, ऑफिस का क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब काम। बस सब ठीक चल रहा है जीवन राम जी। आपका कैसे आना हुआ, मैंने पूछा। जी मेरी बड़ी बेटी की शादी है, ये उसकी शादी का कार्ड है और ये मिठाई आपके लिए। अरे इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी, बस कार्ड ही काफ़ी था। रुकिए मैं चाय मंगवाता हूँ। फिर मैंने चपरासी से 2 चाय मंगवाई और हमने जीवन राम की मिठाई का आनंद उस चाय के साथ लिया। वे देसी घी के लड्डू थे जो गर्म अदरक वाली चाय के साथ बेहद स्वादिष्ट लगे। ये नवंबर महीने के आखिरी दिन थे और हल्की हल्की ठंड पूरे इलाके में सुबह से ही होने लगी थी। चाय पीकर जीवन राम वहाँ से चला गया। मैंने जब शादी का कार्ड पढ़ा तो वह दिसंबर की 1 तारीख थी और उस दिन इतवार था। चलो ये तो बढ़िया हुआ कि शादी इतवार की है। बस ये कार्ड देखकर मैंने अपने करीबी दोस्त को ऑफिस के लैंडलाइन नंबर से फ़ोन लगाया। मेरे दोस्त योगेश ने फ़ोन उठाया। मैंने उससे कहा, हाय योगेश, कहाँ हो। बस ऑफिस में, बताओ क्या न्यूज़ है। कुछ खास नहीं, बस एक शादी का न्योता है, तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। अच्छा ठीक है, डेट बताओ। डेट है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर, अरे मुझे तो 30 तारीख को दिल्ली के लिए निकलना है और मैं 2 तारीख सुबह वापस आऊँगा। ओह, फिर तो तुम्हारे लिए ये सब काम बहुत मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, मैं अकेला चला जाऊँगा। और ये कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और वह शादी की तारीख आ गई। मैं अपने उस सरकारी आवास से तैयार होकर बाहर निकला। करीब करीब 6:30 बज रहे थे। मेरी जेब में पैसों से भरा एक लिफाफा था और बंदरों को भगाने के लिए एक लकड़ी की छड़ी। मैंने वहीं अपने घर के पास से एक रिक्शा लिया और शादी तक पहुंच गया। वहीं पर उस बड़े गेट के बाहर जीवन राम खड़ा था। उसने मेरा और मैंने उसका अभिवादन बेहद गर्मजोशी से किया। फिर मैंने अपने पास रखा वो लिफाफा जीवन राम को दिया और बाकी मेहमानों से मिलने में व्यस्त हो गया। बातचीत में समय कब निकला पता ही नहीं चला। फिर मैंने खाना खाया और जब घड़ी की तरफ देखा तो करीब 11 बज चुके थे। मैंने अपनी आखिरी मीठी रसमलाई को जल्द ख़त्म किया और हाथ धोकर बाहर निकला। जब मैं बाहर खड़ा था तो देखा कि बाहर बहुत थोड़े से लोग थे जो धीरे धीरे उस अंधेरी रात के कोहरे में गायब होते जा रहे थे। मुझे इस वक्त कोई रिक्शा नहीं मिला तो मैं पैदल ही अपने घर की ओर चलने लगा। मेरे हाथ में अब बस एक टॉर्च और एक लकड़ी की छड़ी थी अपनी सुरक्षा के लिए। पर पहाड़ों में तो 11 बजे यानी इतनी देर काफ़ी वक्त होता है। पूरी वह सड़क जो पहाड़ी से घिरी थी, जो मेरे घर की ओर जाती थी, बिल्कुल सुनसान थी। चलते चलते एक मोड़ आया जो बेहद घुमावदार था। मैं जैसे ही उस मोड़ पर मुड़ा, मुझे लगा मेरे दाहिने हाथ पर लगभग 20 कदम की दूरी पर कोई खड़ा है। अंधेरे और कोहरे की वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। मैं अब उसके जितना करीब आता जा रहा था, मुझे एक अजीब डरावना एहसास उस अनजान आकृति के प्रति होता जा रहा था। मैं अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा था। मुझे उसकी शक्ल अभी भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैं करीब 20 कदम चला था। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वह शख्स मेरी ही तरफ देख रहा था। मैं लगातार जल्दी जल्दी चलता चला जा रहा था। मैंने फिर पीछे मुड़ के देखा तो लगा जैसे वह शख्स अपनी जगह से थोड़ा और आगे हो गया है। मैं अब बस भागने की मुद्रा में आया और दौड़ने लगा। मैंने फिर पीछे मुड़कर देखा तो वह शख्स अब और आगे खड़ा हुआ प्रतीत हुआ। मैंने अब ऐसी दौड़ लगाई कि मैं अब अपने घर के पास की लाइब्रेरी पर जाकर ही खड़ा हुआ। मैं पूरी तरह हाँफ रहा था और अब घर की ओर चलने लगा। 2 से 3 मिनट में मैं अपने घर पर था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला, फिर उस दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह बंद कर लिया। मैं तुरंत ही सो गया। जब सुबह उठा तो सुबह के 10 बज रहे थे। मेरी आज की तो छुट्टी हो गई, मैंने मन में सोचा। तभी मेरे घर का नौकर चाय लेकर आया। मैंने पूछा, नरेश, क्या तुम कभी उस पहाड़ी वाले तीखे मोड़ पर गए हो। वो पुरानी पहाड़ी वाला तीखा मोड़? हाँ हाँ, वही।
अरे नहीं साहब, वह बड़ा ख़तरनाक मोड़ है, वहाँ तो कई बार कई वाहनों के एक्सीडेंट हुए हैं, कई लोग घायल हुए हैं। वह नौसिखियों के लिए नहीं है। और हाँ साहब, वहाँ पर लोगों ने एक अनजान शख्स को लिफ्ट मांगते देखा है, पर जिसने भी वहाँ पर अपनी गाड़ी रोकी उसका एक्सीडेंट निश्चित तौर पर हुआ है। ओह अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, मैंने बस यूं ही पूछा। यह कहकर नरेश अपने काम में लग गया। मैं फिर से ऑफिस के लिए चल पड़ा। वहाँ पर पहुँचा तो मेरा एक करीबी मित्र मुझे मिला जो किसी काम से चंबा आया था। उसने तुरंत मुझे देखा और पूछा, अरे कैसे हो यार, और कैसा है सब घर पर? बिल्कुल बढ़िया। राजेश, तुम इतनी सुबह कैसे आए? मैंने पूछा। बस कुछ काम था कलेक्टर ऑफिस में, अब तुमसे मिला हूँ, अब बस कलेक्टर ऑफिस जाऊँगा। मैंने हम दोनों के लिए चाय बिस्किट मंगवाए और चाय पी और पुरानी बातों को याद किया। फिर वो वहाँ से जाने लगा, मगर जाने से पहले बोला, आज शाम मैं तुम्हारे घर आना चाहूँगा। मेरे पास एक स्कॉच विस्की की बोतल है। शाम को तुम्हारे घर पर महफिल जमाते हैं। मुझे शाम को उस पुराने कॉफ़ी हाउस पर मिलना। ओके सर। मैंने एक बड़ी स्माइल देते हुए राजेश से हाथ मिलाया। फिर वह चला गया। मैं भी अब अपने ऑफिस के काम में व्यस्त हो गया। तभी वहाँ पर चपरासी ने पूछा, सर आज आप इतना लेट क्यों हो गए? मैंने कहा, मैं कल देर से सोया था इसलिए आज लेट हो गया। मैंने इस वाक्य को उस चपरासी के साथ शेयर नहीं किया। अब शाम होने लगी थी। तभी ऑफिस के लैंडलाइन पर राजेश का फ़ोन आया कि वो वहाँ ओल्ड कॉफ़ी हाउस पर पहुँच गया है। मैंने भी तुरंत ऑफिस के बाहर से रिक्शा लिया और ओल्ड कॉफ़ी हाउस के गेट पर पहुँच गया। मैंने कहा, घर तो चलेंगे ही, अभी एक कॉफ़ी हो जाए। मैंने तुरंत हम दोनों के लिए 2 कॉफ़ी और 2 पेस्ट्री ऑर्डर करी। खाते पीते हम दोनों को 8 बज गए। मैंने घड़ी देखी, वेटर को बिल लाने के लिए कहा, वह बिल लाया और हम चल पड़े। मैंने राजेश से कहा, मैं रिक्शा बुलाता हूँ घर के लिए। फिर वह कहने लगा, नहीं, बातें करते करते पैदल ही चलते हैं। अब वह क्षण आया जब मैं डर गया, क्योंकि पैदल चलने पर हमें उसी रास्ते से निकलना था जहाँ वह अजीब व्यक्ति मुझे दिखाई दिया था। पर फिर मैंने एक बार ये सोचा कि हम दोनों हैं, मुझे इतना डरना नहीं चाहिए। फिर मैंने राजेश से कहा, ठीक है चलो यार, बिना रिक्शे के ही चलते हैं। हम दोनों रात के अंधेरे में घर की ओर चलते चले जा रहे थे। रात को धीरे धीरे सारी दुकानें बंद हो रही थीं, रिक्शे भी थोड़े बहुत ही दिखाई दे रहे थे। अब धीरे धीरे हम उस मोड़ के करीब पहुंचे जहाँ पर वह विचित्र शख्स मुझे दिखाई दिया था। राहत की बात थी कि वहाँ पर कोई नहीं था। इस बार मुझे यही लगा कि शायद वह कोई व्यक्ति होगा जो सड़क पार कर रहा होगा या वैसे ही खड़ा होगा। निश्चिंत होकर मैं राजेश के साथ चलता चला जा रहा था। मैंने वो मोड़ पार किया ही था कि मेरा अचानक ध्यान एक पेड़ की तरफ गया। मैंने ध्यान से देखा तो वो शख्स उस पेड़ पर बैठा था और बड़े ही अजीब तरीके से अपने पैरों को हिला रहा था और उसका पूरा ध्यान मेरी ही तरफ था। मैंने राजेश का हाथ पकड़ा और तुरंत उस जगह को पार किया। फिर हमें 2 लोग साइकिल पर आते दिखे तो मुझे राहत मिली। मैंने राजेश को कहा, अरे भाई, बस मेरा रूम आ गया। पहुंचते ही नरेश ने दरवाज़ा खोला। मैंने नरेश को 2 ग्लास और गर्म पानी लाने के लिए कहा क्योंकि ठंड काफ़ी बढ़ गई थी। मैंने राजेश से कहा, तुम आज यहाँ मेरे घर ही रुक जाओ। मैंने नरेश को भी कहा कि तुम भी आज रात यहीं रुको, क्योंकि अभी मैं तुम्हें बताऊँगा खाने में क्या बनाना है। मैंने नरेश से राजेश का पसंदीदा खाना बनवाया। जब तक खाना बन रहा था हम विस्की का आनंद ले रहे थे और पुरानी बातों को याद करते रहे, पुराने दोस्तों का हाल जानते रहे। फिर थोड़ी देर में नरेश ने खाना लगा दिया। मैंने नरेश को कहा, तुम भी अब खाना खा लो और खाने के बाद हम दोनों के लिए कॉफ़ी बनाना। अब तक रात के 10 बज गए थे। हम खाना खाकर अब कॉफ़ी पी रहे थे। मैंने देखा कि राजेश को काफ़ी नींद आ रही थी। मैंने कहा, तुम सो जाओ, मुझे ऑफिस का कुछ ज़रूरी काम निपटाना है। राजेश तुरंत सो गया। मैंने हल्के से उसके कमरे का दरवाज़ा बंद किया और नरेश को बुलाया। मैंने नरेश से कहा, यह मेन डोर अच्छी तरह से बंद है ना? उसने कहा, साहब मैं तो पहले ही ये दरवाज़ा अच्छी तरह से अंदर से बंद कर लिया था जब आप दोनों आए ही थे। मैंने उसे अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। उसने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या बात है साहब, आप कुछ परेशान हैं? क्या हुआ? मैंने उसे सारा किस्सा कह सुनाया। वह भी अब डर गया था। वह बोला, मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर ये शख्स आपको दिखा है तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। आप उस जगह से अब जाइएगा ही नहीं, और कभी गलती से आना भी पड़े तो किसी वाहन पर ही रहिएगा, पैदल कभी भी मत जाइएगा। ये बात सुनकर मुझे राहत मिली। मैं और नरेश जाकर सो गए। सुबह मैं राजेश को विदा कर फिर चल पड़ा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। मैं उस रास्ते से अब सफ़र नहीं कर रहा था, पर उस अनजान डरावने शख्स का ख्याल मुझे अंदर तक बहुत बुरी तरह डरा देता था।
पर मुझे आज भी याद है, मैं एक दिन ज़्यादा काम की वजह से ऑफिस में ही काफ़ी लेट हो गया था। हमारे ऑफिस के साथ ही एक प्लास्टिक के होम डेकोरेशन की शॉप थी। जो दुकान का मालिक था वह बस दुकान बंद कर ही रहा था उस रात। मैंने कहा, सौरभ जी, क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ते हुए चले जाएंगे? सौरभ ने तुरंत कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं सर, बिल्कुल आइए, साथ में चलते हैं। सौरभ ने अपनी रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल निकाली और हम लोग चल दिए। चलते चलते सौरभ एक सुनसान सड़क पर रुका, फिर बोला, सर यहाँ से स्ट्रेट तो बहुत लंबा पड़ेगा, हम शॉर्टकट से चलते हैं। मैं ये सुनते ही हड़बड़ा गया। मैंने कहा, अरे सौरभ, कोई बात नहीं, उस मोड़ पर काफ़ी अंधेरा होता है और फिर वैसे ही रात काफ़ी है, तो अभी लॉन्ग रूट से ही चलते हैं। अरे सर, मुझे भी घर जल्दी पहुंचना है। डोंट वरी, आई विल मैनेज, शॉर्टकट से चलते हैं। अब मैंने सोचा, बेकार की बहस में कुछ नहीं रखा, वैसे भी हम दोपहिया वाहन पर हैं तो रास्ता जल्दी कट जाएगा। चलो कोई बात नहीं सौरभ, फिर शॉर्टकट ही लो। अब हमारी बुलेट धड़ धड़ करके चलती चली जा रही थी। मोड़ आ गया था और हमारी मोटरसाइकिल ने उस मोड़ को भी पार कर लिया था। मैंने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था। अब फिर मोटरसाइकिल और आगे निकली तो मैं झाड़ियों और पेड़ों की तरफ लगातार देखता जा रहा था, पर मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। मुझे बहुत राहत हुई कि यहाँ पर अब कोई नहीं होगा। वो ज़रूर कोई शरारती तत्व या पियक्कड़ होगा जो सबको इसी तरह परेशान करता होगा और डराता होगा। मैं अब घर पहुँचा, सौरभ को थैंक्स कहकर घर का दरवाज़ा खोला। नरेश ने जो खाना बनाया था वो खाना खाया और कॉफ़ी पीकर सो गया, क्योंकि नरेश रात 9 बजे तक मेरे घर का डिनर बनाकर चला जाता था, इसलिए कॉफ़ी मैंने खुद ही बनाई थी। मैं जब सुबह उठा तो नरेश बाहर का लॉक खोलकर अंदर चाय बना रहा था, क्योंकि घर की एक डुप्लीकेट चाबी उसी के पास रहती थी। फिर सुबह का अखबार आया। मैं सुबह का अखबार पढ़ते पढ़ते उन वादियों को निहार रहा था। तब अचानक मेरी नज़र अखबार के उस इश्तिहार पर पड़ी जिसमें लिखा था, बिकाऊ है एक वाइट फिएट पद्मनी, सिंगल ओना, कीमत 20,000 रुपये, ओनर प्रोफेसर सहगल, एड्रेस फला फला, डिस्ट्रिक्ट चंबा, हिमाचल प्रदेश। मैं चाहता था एक बार उस गाड़ी को देख लूं। नरेश ने टेबल पर मेरी चाय और बिस्किट्स रखे। मैंने नरेश से कहा, नरेश, मेरा कल मजबूरी में फिर उसी जगह से आना हुआ। फिर क्या हुआ साहब? नरेश चिल्लाया। अरे अरे कुछ नहीं, मैं अपने एक जानकार के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर था। अरे वाह साहब, आपने तो बहुत अच्छा काम किया। नरेश, सच बताऊं, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वाह साहब, बहुत अच्छी बात है। इसलिए नरेश, मैंने सोच लिया है कि मैं अब एक गाड़ी खरीदूंगा, क्योंकि अगर कभी मैं ऑफिस से लेट भी हो जाऊं तो उस गाड़ी में आराम से घर पहुंच जाऊंगा। क्या कहते हो तुम? साहब, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती है। सर्दी, बरसात या देर रात आप गाड़ी की चार दीवारी में बेहद सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, मैं इस गाड़ी के मालिक को फ़ोन करता हूँ। मैंने गाड़ी के मालिक को फ़ोन किया और शनिवार शाम का वक्त तय हुआ। मैं शनिवार शाम वहाँ पहुँचा एक जानकार मैकेनिक के साथ, तो देखा प्रोफेसर सहगल अपने घर के गेट के बाहर मेरा बेसब्री से इंतज़ार करते हुए दिखे। वह एक बुज़ुर्ग थे, करीब 70 से 75 वर्ष के बीच। उन्होंने मुझसे मिलते ही मेरा अभिवादन किया और कहा, आइए मिस्टर कुमार, मैं आपको ये गाड़ी दिखा दूँ। वैसे तो इस गाड़ी को 5 साल हो गए हैं, पर मेरा आना जाना बहुत ही कम हुआ है इन वर्षों में, तो ये सिर्फ 25,000 किलोमीटर ही चली है। ये देखिए, इसकी सीट्स, ये है छत और नीचे का फर्श, ये डिग्गी है। बाकी आप अब इंजन अपने मैकेनिक से चेक करवा लें। मेरा मैकेनिक तुरंत काम पर लग गया और इंजन चेसी को चेक किया, एक एक पुर्जा भली भांति देखा, फिर कहा, गाड़ी A1 कंडीशन में है, आप बेफिक्र होकर इसे चला सकते हैं। मैंने तुरंत जेब से निकालकर 20,000 रुपये प्रोफेसर सहगल को दिए और गाड़ी के कागज़ प्रोफेसर सहगल ने मुझे दे दिए, जो कागज़ बाद में मुझे अपने नाम करवाने थे। मैं अपने मैकेनिक के साथ बैठा और गाड़ी चलाकर घर तक लाया। मैकेनिक को 200 रुपये दिए और रवाना किया। मैं अब कुछ देर गाड़ी में बैठा रहा और आराम से उस गाड़ी की सीट पर बैठे रहने का आनंद लेता रहा। तभी देखा नरेश घर का दरवाज़ा बंद कर बाहर आ रहा है। मैंने कहा, नरेश, ये देखो, गाड़ी आ गई। अरे वाह साहब, ये तो बहुत अच्छी है। चलो, आपकी रोज़ रोज़ की दिक्कत तो दूर हुई। मैंने हाँ कहा। मैंने कहा, नरेश सुनो, आज तुम मेरे साथ ही खाना खाओ जो तुमने बनाया है। तभी नरेश बोला, क्यों नहीं साहब, ज़रूर। हम दोनों ने खाना खाया। फिर मैंने नरेश को कहा, अपने हाथ की एक कॉफ़ी बनाते जाओ यार। जैसे ही कॉफ़ी बनी, नरेश जाने के लिए तैयार था। मैंने कहा, सुनो, ये रखो 100 रुपये मेरी तरफ से तुम्हारी गाड़ी वाले आइडिया के लिए। ओह धन्यवाद साहब, चलिए फिर सुबह मिलते हैं। फिर बहुत दिनों तक मैं उस गाड़ी में ऑफिस आता जाता रहा और हमेशा लॉन्ग रोड वाला रास्ता ही लिया। फिर वो दिन आया, या यूँ कहूँ वो रात, जिसके बारे में सोचकर मैं आज भी बहुत डर जाता हूँ। वह जनवरी का मध्य था। मुझे ऑफिस में काम करते करते करीब रात के 9 बज गए थे। बहुत देर हो जाने की वजह से मैंने जल्दी जल्दी अपना सारा सामान पैक करा और गाड़ी की पिछली सीट पर फेंका और फर्राटे से गाड़ी दौड़ा दी। मैं लॉन्ग रोड पर था कि अचानक देखा तो एक जुलूस था
वो बहुत देर तक वहाँ चलने वाला था और उस जुलूस की वजह से सारा ट्रैफिक रुका हुआ था। मुझे एक छोटा रास्ता दिख रहा था जहाँ पर बाइकर्स जा रहे थे। तब मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से गाड़ी निकाल ली जाए, और फिर मैं तो गाड़ी में सुरक्षित हूँ। मैं तुरंत उन बाइकर्स के पीछे गाड़ी को ले गया। थोड़ी देर तक उसी रास्ते पर चलते चलते वह बाइकर्स तो इधर उधर गायब हो गए, मगर मेरे आगे एक सुनसान रोड था। एक तरफ पहाड़ी, एक तरफ गहरी खाई। कुछ ही देर में ठंड की बारिश शुरू हो गई। मैं अब चलते चलते न जाने कैसे उसी भयानक मोड़ पर आ गया। मैं निश्चिंत था कि इस ठंड की बारिश में मुझे कोई नहीं मिलेगा, मगर अब जो दृश्य मैंने देखा उस पर मेरी आंखों को भी विश्वास नहीं हुआ। वही शख्स अब सड़क के साइड में खड़ा था और मुझे लिफ्ट देने का इशारा कर रहा था। मैंने अब अपनी गाड़ी की रफ्तार को बढ़ाया। मेरी गाड़ी के विंडशील्ड के वाइपर्स तेज़ तेज़ लेफ़्ट राइट होते हुए बारिश के पानी को लगातार हटा रहे थे। मेरी गाड़ी के शीशे बंद थे, मैं अंदर सुरक्षित था। मैंने तुरंत और स्पीड के लिए एक्सीलेटर दिया। मैं करीब 60 से 70 की स्पीड में था। तभी वह घटना घटी जिसने मेरा खून जमा दिया। वह शख्स अब चलती गाड़ी में मेरे गाड़ी के शीशे पर दस्तक दे रहा था। मैंने अपना होश न खोते हुए एक ज़ोरदार चिल्लाहट करी। मैंने कहा, भागो यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है। पर करीब 5 मिनट तक वह दस्तक रुक रुक कर होती रही। अब मैं किसी तरह घर पहुंचा। घर का दरवाज़ा अच्छी तरह से अंदर से लॉक कर कमरे में बैठ के रोने लगा। मैं बहुत डरा हुआ था। मैंने रात को अपने घर के लैंडलाइन नंबर से अपने दोस्त राजेश को फ़ोन लगाया और उससे कुछ देर तक बात करी। तब मेरा मूड कुछ ठीक हुआ। उसके बाद मैं जाकर सो गया। जब मैं सुबह उठा तब नरेश ने चाय मुझे दी तो मैंने उसे रात का वाक़या सुनाया। उसने कहा, सर आपकी किस्मत अच्छी थी जो आप बच गए। आपके माँ बाप की दुआएं काम आईं, वरना आपका डर के मारे बेहद ख़तरनाक एक्सीडेंट हो सकता था। मैंने पहले ही आपको इन बातों के बारे में आगाह किया था, पर अब मैं क्या करूं नरेश, बताओ। आप बस एक काम करो, आपका एक ऑफ़िस है, यानी कि आपके इस वाले ऑफ़िस की एक ब्रांच है जो मेरे घर के पास है, जहां पर आप कभी अपनी फाइल्स हफ्ते 2 हफ्ते में देने जाते हो। वहां पर अपना ट्रांसफ़र ले लो, फिर तो मैं वहां आपके घर का काम करके वहीं सो जाया करूँगा। मुझे नरेश की बात अच्छी लगी और मैंने एक एप्लीकेशन देकर अपना ट्रांसफ़र दूसरे ऑफिस में ले लिया। यहाँ पर मार्केट भी करीब 9 बजे तक खुली रहती थी और सब कुछ ठीक था। फिर कुछ दिनों बाद मेरा ट्रांसफ़र चंडीगढ़ हो गया। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी द हिचहाइकर। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय करें। फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। आपकी अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आपसे मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।